हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल BMS हेल्पमेट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन, जिसमें दो टॉपिक्स आते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। जो ये दो टॉपिक्स हैं ये आज हम कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 5 नंबर में या 10 नंबर में ये यूजुअली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। स्पेशली एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, चाहे फिर वो एग्ज़ाम हो चाहे फिर वो आपका वाइवा हो, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अगर आपने पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके पहले वो टॉपिक्स देख लें, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ डिजीज कॉजेशन, epidemiological triad and natural history of the disease. So next topic that we have to start is concept of disease, जिसके अंदर आता है आपका most important topic epidemiological triad and natural history of disease, right? So अभी हम start कर रहे हैं with the epidemiological triad, पर उससे पहले हमें पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ होता क्या है, क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ ही आप एक्सप्लेन करिए, तो यू शुड नो व्हाट टू राइट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ के अंडर दो चीज़ें आती हैं हमारी, विच इज़ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ईजिली मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक जो कि हमने पिक्चर फॉर्मेट में बनाई है, ताकि ये आपके दिमाग में लॉन्ग स्टे करे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या कहता है? द टर्म डिजीज़ लिटरली मीन्स अनईजीनेस दैट इज़ विदाउट द ई। वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ डिजीज़? डिजीज़ मीन्स कि आपको अनईजीनेस हो रही है या फिर यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फीवर। ठीक है। जब भी आपको फीवर होता है तो कैसा रहता है कि बहुत अनईजी सा रहता है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता, मन करता है बस, एनर्जी फील नहीं होती है, कुछ काम नहीं हो पाता है, एक लेथार्जी सी बनी रहती है ना, तो तब हम उसे कह सकते हैं कि हमें अनईजीनेस सी रहती है। सो आपको जो टर्म यहाँ पर याद करनी है, दिमाग में रखनी है, वो है अनईजीनेस। So as soon as you see the word disease, you have to bring uneasiness, the term uneasiness in your mind, all right? The term disease literally means uneasiness, that is without ease. So the Oxford Dictionary defines disease as a condition of the body in which the functions are disrupted or deranged. मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारी बॉडी का वो डिसरप्ट हो जाता है या फिर वो डीरेंज हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे अलग टेम्परेचर हो जाता है इन एग्जाम्पल ऑफ अ फीवर। ठीक है। अगर आपको फीवर है तो आपका टेम्परेचर 103, 104 भी जाता है, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर द बॉडी, राइट? तो उसको हम सप्रेस करने के लिए यूजुअली लोग पैरासिटामोल लेते हैं, PCM दैट वी से। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि डिजीज़ की कंडीशन की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट याद रखना है, अनईजीनेस होती है बॉडी में। ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है कि इन कंडीशन ऑफ अ डिजीज़, डी फॉर डिजीज़, डी से जो फंक्शंस होते हैं वो डिसरप्ट या फिर डीरेंज हो जाते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट पॉइंट दैट बॉडी इज अनईजी। सेकेंड कि डिजीज़ की कंडीशन में बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं या फिर डीरेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो तीनों चीज़ें ही डी से स्टार्ट होती हैं। These tricks are to make it easy for you to rote learn. All right. Next, ecological defines disease as maladjustment of the human organism to the environment. कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कि जब मौसम बदलता है तो भी कुछ लोगों को फीवर का एपिसोड आता है या फिर कुछ लोगों को एलर्जीज होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो अगर हम इकोलॉजिकली देखें तो जो डिजीज़ है वो मैल एडजस्टमेंट है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का टू इन्वायरमेंट, मतलब कि उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ, तब भी एक डिजीज की कंडीशन हो सकती है। सो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी है। फर्स्ट अनईजी वाली, सेकंड इज की जो डिजीज की कंडीशन होती है उसमें जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं या फिर डीरेंज हो जा सकते हैं। तीसरा इकोलॉजिकली अगर हम देखें तो डिजीज की कंडीशन वो होती है जिसमें कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पाता है, तो भी वो डिजीज की कंडीशन में दिख सकता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। इनिशियली देयर वर वेरियस concept of disease causation. Initially, there were various concept of disease causation. That is the supernatural theory of disease, the theory of humors, the concept of contagion, which is कि जो अब डिजीज कॉजेशन की थ्योरीज क्या हो सकती हैं कि एक डिजीज कैसे कॉज हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बताई गई। पहले सुपर थ्योरी थी डिजीज की, फिर आई थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स जो कि दोषा जो हम भी यूज करते हैं, वात पित्त कफ। According to us, imbalance of the dosha can lead to a disease. ठीक है। So theory of doshas, the concept of contagion, ऐसे करके बहुत थ्योरीज आई, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि डिजीज कैसे होता है। ठीक है। हाउ डज अ डिजीज अकर।
In 19th and early 20th century, the emphasis had shifted from these empirical causes to microbes, that is, the germ theory of disease. और 19th और 20th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि जो भी थ्योरीज थी वो अब होता है ना कि प्रोग्रेस होती जाती है तो न्यू न्यू थ्योरीज आती जाती हैं. ऐसे ही 19th और 20th सेंचुरी में एक ऐसा टाइम आया जब अब जो थ्योरीज थी वो शिफ्ट होती गई टू द मतलब एक ऐसी जगह आ गई जहाँ पे हमने डिजीज का कॉज माइक्रोब को मानने लगे. ठीक है, तो कॉजेज टू माइक्रोब, दैट इज द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज. जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज ये होती थी कि माइक्रोब्स की वजह से डिजीज हो रहे हैं. दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन सिंगल कॉज आइडिया. सो दिस वाज अ सिंगल कॉज आइडिया, मतलब कि एक सिंगल कॉज है कि जर्म्स की वजह से डिजीज हो रहा है. ठीक है, या फिर माइक्रोब्स की वजह से डिजीज हो रहा है. इट इज नाउ रिकॉग्नाइज दैट डिजीज इज रेयरली कॉज बाय अ सिंगल एजेंट. अब लेकिन हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और अब हमें पता चल रहा है कि डिजीज बहुत रेयर ही होता है कि एक सिंगल एजेंट की वजह से आकर करे, बट रादर डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. पर ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से डिजीज होता है. ठीक है, सिर्फ एक एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता डिजीज के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इवेंचुअली डिजीज को लीड करते हैं. देयरफॉर अ न्यू मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन हैज बीन डेवलप्ड, दैट इज मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन. इसीलिए अब हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां पर हमें पता है कि एक सिंगल एजेंट तो डिजीज कॉज नहीं कर सकता. हेंस इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन थ्योरी नाउ. ओके, The factors are agent, host and environment called epidemiological triad. ठीक है, epidemiological triad में क्या होता है कि 3 फैक्टर्स हमने कंसिडर करे हैं. फर्स्ट इज एजेंट, सेकंड इज होस्ट एंड थर्ड इज एनवायरमेंट. ठीक है, तो हमें 3 फैक्टर्स के बारे में बात करनी है. फैक्टर्स आर एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज epidemiological triad. ठीक है, epidemiological triad, the disturbed equilibrium of these 3 factors, agent, host and environment, is required for causation of a disease. जब इन 3 फैक्टर्स में के जो इक्विलिब्रियम है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है कुछ, तो डिजीज कॉज होता है. ठीक है, जैसे कि अब हम ये ट्राइड, आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये ट्रायंगल और यहाँ पर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट लिखकर आना ही आना है. दिस मेक्स योर आंसर लुक प्रेजेंटेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, टीचर को ये पता चलता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है. ठीक है, ही नोज द प्रिंसिपल्स, बेसिक्स. सो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कि एजेंट फैक्टर्स होते क्या है, होस्ट होता क्या है और एनवायरनमेंट क्या होता है. सो मैं बेसिकली आपको मोटा मोटा बता देती हूँ. एजेंट वो होता है जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है. इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस. ठीक है, इट कैन बी हीट, कोल्ड, यू नो, एनीथिंग. एंड होस्ट होता है जिसको अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, इट कैन बी अ ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ ह्यूमन बींग जिसको अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, और एनवायरनमेंट जो मेरे सराउंडिंग्स में है. ठीक है, जो मेरे सराउंडिंग्स में एयर है, वाटर है, जो भी मेरे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो सब. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मुझे फीवर हुआ. ठीक है, सो एजेंट हो सकता है कि वाटर हो. ठीक है, वाटर के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो मुझे अफेक्ट कर गया. ठीक है, अब मेरे आसपास का क्या अफेक्ट हुआ, इसका मतलब मेरे आसपास का क्या पोल्यूटेड है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है. ठीक है, वो वाटर पोल्यूटेड था जो मैंने लिया, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया था जिसने मुझे फूड पॉइजनिंग करी. डू यू गेट दैट? सो एजेंट वॉज दैट बैक्टीरिया. ठीक है, होस्ट मैं थी और वो प्रेजेंट कहाँ था, मेरे इन्वायरमेंट में, जो मैं पानी पी रही हूँ उसमें. ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. ऐसे ही डिजीज कॉज होते हैं. ऑल राइट, सो व्हाट इज द एजेंट फैक्टर? एजेंट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस. एजेंट एक लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस भी हो सकता है, विच इनिशिएट्स द डिजीज प्रोसेस, जो कि डिजीज प्रोसेस को स्टार्ट करता है. अगर एजेंट नहीं है तो डिजीज हो नहीं सकता. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. ये पहला लिंक है डिजीज ट्रांसमिशन की चेन में, जिसको कि हम फर्दर 6 चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, ये 6 तरीके का होता है. बेसिकली जो एजेंट होता है वो 6 तरीके का होता है. बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, फिजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल एजेंट्स होते हैं, मैकेनिकल एजेंट्स होते हैं और सोशल एजेंट्स होते हैं. ठीक है, अब जैसे ये एजेंट्स के 6 पार्ट्स हैं, उसी तरीके से एजेंट्स के यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं. उसी तरीके से होस्ट के 4 पार्ट्स हैं और एनवायरनमेंट के भी 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, होस्ट के 4 पार्ट्स हैं और एनवायरनमेंट के 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, सो ये याद करना बहुत टफ हो जाता है एक पॉइंट पे, क्योंकि हमें ये जो पॉइंट्स है बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशनल, मैकेनिकल, है ना, ए सोशल, देन अगर हम होस्ट में देखेंगे तो बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लाइफस्टाइल, इसमें भी फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइको सोशल. तो ये सब याद करना बहुत ज़्यादा एक टाइम पे रिमेंबर करना, रोट लर्न करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है. सो फॉर दैट मैं एक ट्रिक लाई हूँ जो कि आपका काम बहुत ईजी कर देगा. सो लेट्स सी द ट्रिक फर्स्ट. सो जो हमारी ट्रिक है वो आपको अपनी स्क्रीन्स पे दिख रही है, राइट? एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये एक ही ट्रिक में तीनों चीज़ें हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से आप देखेंगे
तो ये एक स्टोरी है कि यहाँ पे आपको एक एजेंट दिख रहा होगा, ठीक है। ही इज़ अ मैकेनिकल एजेंट, ठीक है। ये सोशल वर्क करता है, लोगों के टायर ठीक करता है, लोगों की गाड़ियाँ ठीक करता है। तो ये एक सोशल मैकेनिक है एक तरीके का, ठीक है। तो ये एक एजेंट था, एक टाइम पे ये एक एजेंट था। किस टाइप का एजेंट है ये? सोशल मैकेनिक, ठीक है। एक एजेंट था जो कि क्या है? सोशल मैकेनिक है। ये न्यूट्रिएंट्स बहुत खाता है। अब इसको काम करना है तो इसको ये सारे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, A, D, E, K, B2, B1, ठीक है। तो ये सारा खाना यही खाता है, ठीक है। ये इसका न्यूट्रिशनल डाइट है। तो ये न्यूट्रिएंट्स बहुत खाता है। और सब्जेक्ट वाइज देखें तो इसकी पीसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये यहाँ पे बुक्स है ना, इसका पीसीबी जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पीसीबी से क्या हो गया? पीसीबी से हो गया फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स, ठीक है। तो एक ये जो हमारा पहला ट्रिक था, उससे हम देखते हैं एक एजेंट था सोशल मैकेनिक, न्यूट्रिएंट्स, एक एजेंट था सोशल मैकेनिक, न्यूट्रिएंट्स बहुत खाता था और उसकी पीसीबी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तभी तो वो मैकेनिक बना ना, ठीक है। तो एजेंट से हो जाएगा कि हम एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, सोशल से हो जाएगा हमारा सोशल एजेंट, मैकेनिक से हो जाएगा मैकेनिकल एजेंट, न्यूट्रिएंट से हो जाएगा न्यूट्रिएंट एजेंट, पीसीबी से हो जाएगा फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 6 एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा होस्ट फैक्टर्स क्या होते हैं। तो एक सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल रिच होस्ट होता है। अब जो ये यहाँ पे खड़ा है, ये अब देख रहे हो कितना अमीर है, कोट पैंट पहना हुआ है, इसने चश्मा लगाया हुआ है ना। तो ये एक सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल रिच होस्ट है। वो बोलता है इसको कि चल, अगर तुझे मैं जॉब पे, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जॉब पे रखूं तो डेमो दे बायो का, ठीक है। मुझे बायो के बारे में कुछ बता, बायोलॉजी के बारे में, तो डेमो दे बायो का, ठीक है। तो ये जो होस्ट है वो कितने तरीके के होते हैं? ये 4 तरीके के होते हैं। सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, लाइफस्टाइल फैक्टर होता है, और होस्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, और डेमो होता है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और बायो होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है कि उस इन्वायरमेंट में, अब जब ये बात इसने इसको बोली तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े थे, तो इस इन्वायरमेंट में उसे साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली और फिजिकली 3 तरीके से बहुत हर्ट हुआ, ठीक है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और साइको सोशल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट या साइको सोशल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकली या फिर फिजिकली उसे बहुत हर्ट हुआ। तो ये ट्रिक है एक, ठीक है। अब इसको आप एक साथ रोट लर्न करेंगे कैसे। एक एजेंट था, ठीक है, उस फोटो से आप रिमेंबर करेंगे, पूरा फोटो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक एजेंट था, वो सोशल मैकेनिक था, न्यूट्रिएंट्स तो वो बहुत खाता था, उसकी पीसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो एक सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल रिच होस्ट होता है, वो बोलता है चल तू डेमो दे बायो का तो मैं तुझे नौकरी पे रख लूँगा, ठीक है। और जब वो इसको ऐसे धमकी दे के बोलता है तो उसको उस इन्वायरमेंट में साइकोलॉजिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली बहुत हर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी फॉर्मेट है, तो इसमें आपको इजीली याद हो जाएगा एंड आई होप इट हेल्प्स। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इफ़ यू रिमेंबर दिस ट्रिक तो आपको इजीली ये याद रह जाएगा। इन्वायरमेंट के अंदर क्या आपको 3 चीज़ें लिखनी है, और होस्ट के अंदर आपको क्या 4 चीज़ें लिखनी है, और एजेंट के अंदर आपको क्या 6 चीज़ें लिखनी। तो अब हम पढ़ते हैं एजेंट फैक्टर में क्या क्या। यस, एजेंट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस विच इनिशिएट्स द डिजीज प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट लिंक। तो यह जैसे कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट लिंक है। तो इसमें क्या क्या आता है? बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या क्या हो सकता है? अगर आपको ये हेडिंग्स याद रह जाती है तो अंदर तो आप कुछ भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में एक कॉमन सेंस है, क्या लिखोगे आपकी? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, राइट। फिर आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल में क्या होता है? जो बाहर से आपको चीज़ें अफेक्ट कर रही है, जैसे कि हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आता है केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स में अगर आपको याद रहता है तो आप 2 तरीके से लिख सकते हो, अगर नहीं रहता है तो नो वरीज, आप केमिकल में डायरेक्ट यूरिया, बिलिरुबिन, एलर्जेंस, फ्यूम्स, डस्ट कुछ भी लिख कर आ सकते हो, ओके। एंडोजेनस का मतलब होता है जो कि बॉडी के अंदर से हमें हार्म कर सकता है, ठीक है। डिसीज की स्टेट तब आती है जब या तो वो अमाउंट में ज़्यादा हो जाए कोई चीज़ या कम। तो अगर यूरिया बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो वो हमें डिसीज़ की कंडीशन में लीड करेगा, कोई ना कोई किडनी रिलेटेड डिसीज हमें होने के चांसेस हो सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो भी किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो एंडोजेनस
केमिकल एजेंट्स कैसे, यूरिया, बिलीरुबिन, कीटोन्स, यूरिक एसिड। एक्सोजेनस जो बाहर से हमें इफेक्ट कर सकते हैं वो हो सकता है किसी तरीके का एलर्जन हो सकता है, फ्यूम हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। अगर बाहर कोई गैस है ऐसी हार्मफुल जो कि बढ़ जाए तो वो हमें अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल एजेंट्स में आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। मैकेनिकल एजेंट्स में आ जाएगा फ्रिक्शन, क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रेन्स, जो भी आपको बाहर से कोई चोट लग जाए तो। और सोशल एजेंट्स में आ जाएगा पॉवर्टी, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, अगर हमने अल्कोहल ज़्यादा ले लिया तो, ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इन द केस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, एजेंट फैक्टर ऑल्सो इंक्लूड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव मटीरियल, इन्फेक्टिव पीरियड, सेकेंडरी अटैक रेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शियस एजेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। नन ऑफ द मैटर कि आप अगर ये 6 पॉइंट्स लिखाते हैं तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद आता है होस्ट फैक्टर क्या होता है। सो होस्ट फैक्टर होता है द ह्यूमन होस्ट इज सॉइल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन होस्ट की अगर हम बात करें तो वो मिट्टी की तरह होती है, और जो एजेंट होता है वो उसमें बीज की तरह होता है, ठीक है। जैसे मिट्टी में अगर हम बीज डालें तो तभी प्लांट निकल सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जो मिट्टी है वो ह्यूमन बीन है, हम वो जगह है जहाँ पे अगर एजेंट आएगा, अगर बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा तो वो ग्रो करने की उसको जगह मिलेगी, ठीक है। द होस्ट फैक्टर्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो होस्ट फैक्टर्स 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। इसकी ट्रिक क्या थी, एक सोशियो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल रिच होस्ट होता है जो कि उस एजेंट को क्या बोलता है कि चल बायो का डेमो दे, ठीक है। तो लाइफस्टाइल, तो इसमें क्या आएगा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, एज, सेक्स, एथेनिसिटी। डेमोग्राफिक मतलब होता है उसका क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या एथेनिसिटी है, क्या उसका कल्चर है, ठीक है। बायोलॉजिकल में आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर, ब्लड ग्रुप, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड, ये सब, ठीक है। फिर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात है तो अगर वो अच्छा कमाता होगा, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, वो रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा तो उसके आसपास सैनिटेशन होगी, उसको बीमारियां कम होने के चांसेस हैं। वहीं अगर वो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, वो थोड़े कम तनख्वाह वाला है, तो वो किसी हो सकता है कि छोटे घर में रहता हो जहाँ पर पानी भरा रहता हो आसपास, या वहाँ पे कंटामिनेशन रहती हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पूछना भी बहुत ज़रूरी रहता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में यूज़ ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से एक चीज़ और पता चलती है कि उसका डाइट कैसा होगा। अगर कोई इंसान है जो अच्छा कमाता है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अपनी डाइटरी सप्लीमेंट की हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। दे कैन हैव फ्रूट्स, दे कैन हैव नट्स, दे कैन हैव एवरीथिंग। बट अगर वही कोई लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इंसान है तो वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी तभी हम उसे उसी अकॉर्डिंग डाइट देंगे, उसी अकॉर्डिंग उसे एडवाइस करेंगे, राइट। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में क्या आता है, यूज़ ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग। लाइफस्टाइल में हम पूछते हैं कि कहीं आप अल्कोहल इंटेक तो नहीं करते, ड्रग्स, स्मोकिंग का क्या है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर आते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। जब उसको ऐसे पूछा गया तो उसको कहा कैसे हर्ट हुआ था, उसको फिजिकली, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली उसे हर्ट हुआ था, ठीक है। तो फिजिकल में क्या आएगा, एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बाहर की चीज़ें हुई, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रोबियल एजेंट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स, प्लांट्स। अब ये सोचो कि फिजिकल में जब एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग आ रहा है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है ना, तो इन्वायरमेंट में फिजिकल क्या होगा, वही हवा, पानी, मिट्टी, ये सब। अब इस सब के अंदर क्या ग्रो कर सकता है, तो इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, रोडेंट्स होते हैं, ठीक है। साइकोसोशल या फिर साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, कल्चर, वैल्यूज, कस्टम्स, हैबिट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, मॉरल, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये सब, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में लिखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है एंड आई होप यू रिमेंबर इट वेरी वेल। और इस तरीके से ये हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सो दिस इज द ट्रिक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर इट, ऑलराइट। सेकेंड इज द कंसेप्ट ऑफ डिजीज, जिसमें हमने पहले कंसेप्ट ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ा था, अनईजीनेस, डिजीज, डिसरप्टेड, डिरेंज्ड, इफ़ यू रिमेंबर, ऑलराइट। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कि पहले तो वहाँ पे पहले के टाइम पे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स होते थे, सुपर नेचुरल, थ्योरी ऑफ डिजीज, थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, ये सब। उसके बाद आ गए हम जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पे, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ। फिर उसके बाद अब हमें पता चल गया कि सिंगल एजेंट से तो हो नहीं सकता, तो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन तो है, पक्की बात है। तो अब हमें पता चला कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड नाम की एक चीज़ होती है जिसमें 3 चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, विच इज़ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। एजेंट जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं, होस्ट जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, और एनवायरमेंट जो होते हैं वो 3 तरीके का होता है। यू शुड
यू शुड रिमेंबर दीज 3 विद दैट ट्रिक, और आपको वो लिख कर आना है, और इसके आगे ये तो आप खुद भर सकते हैं, आपको मेन हेडिंग्स याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि डिजीज एजेंट जो होता है वो अनआइडेंटिफाइड रह जाता है अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो, राइट। अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो बैक्टीरिया, वायरस जो भी होगा वो स्प्रेड करेगा, बट अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसमें वो स्प्रेड नहीं करेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर, ठीक है। कैंसर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, तो ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये आपकी हैबिट्स की वजह से आपको हुआ है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर जो होता है वो अगर कोई लोग हैं जो बहुत एसिडिक खाना लेते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, तो उनको पेप्टिक अल्सर होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। कैंसर तो कोई अगर जेनेटिकली भी पॉसिबल, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर होता आ रहा है, सपोज कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ही ब्रेस्ट कैंसर दिखता है हमें, तो पॉसिबल है कि आगे की जनरेशन में भी होगा, बट दिस इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था कि दादी माँ ने आगे मम्मी के ऊपर खांस दिया तो उनको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है ना। ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ठीक है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन अपने आप पास ऑन हो रही है थ्रू जीन्स, ठीक है। तो देन दिस कॉजेटिव फैक्टर इज नोन एज रिस्क फैक्टर, तो इसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, विच इज डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर दैट इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। रिस्क फैक्टर एक तरीके का वो फैक्टर है जो कि तो पूरी तरीके से एसोसिएटेड होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। जैसे कि अगर किसी को लिम्फ नोड में स्वेलिंग है तो हम बोलते हैं कि आप जाके टेस्ट करवाइए या आप एक डॉक्टर को दिखाइए, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाएगा या फिर आपको आगे FNAC के लिए बोलेगा, ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एग्जामिनेशन दैट द डॉक्टर विल डू। सो अगर हमें कोई भी ऐसा फैक्टर नज़र आता है, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ में, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर हर विमेन को अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए, अगर उन्हें कोई भी स्वेलिंग फील होती है या फिर कोई भी गांठ फील होती है तो उन्हें एक बार डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ रिस्क फैक्टर for cancer, for the development of the disease, okay, a determinant that can be modified by intervention, thereby reducing the possibility of occurrence of the disease or other specified outcomes. ऐसा भी हो सकता है कि हम उस चीज़ को करेक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो अ डिटर्मिनेंट कैन बी मॉडिफाइड, हम उसको ठीक कर सकते हैं बाय इंटरवेंशन, अगर हम डॉक्टर की हेल्प ले तो, और रिड्यूस कर सकते हैं उस डिसीज़ की अकरेंस को, ठीक है। अगर हमें कुछ दिख रहा है कि हाँ ये इससे डिसीज़ हो सकता है, सो वी शुड इंटरवीन, हमें उसको जांच पड़ताल करनी चाहिए उसकी, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे उसी टाइम अगर हम रोक सके तो हमें रोकना चाहिए या उसे मॉडिफाई करना चाहिए। रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको कि हम ठीक कर सकते हैं, उनको हम इंटरवीन करके ठीक कर सकते हैं, पर कुछ नहीं किए जा सकते। मॉडिफाइड फैक्टर्स आर स्मोकिंग, HTN, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, राइट। मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि किसी को मोटापे की वजह से कुछ हो रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को मोटापे की वजह से वेरिकोज वेन्स होती हैं या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, तो वो हम उनको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा वेट लूज कीजिए, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, या आप डाइट करिए। किसी को कोई लंग डिजीज़ है तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि कहीं आप स्मोकिंग तो नहीं करते या आप अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन तो नहीं करते। एंड इफ़ देर आर रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग इन द पर्सन हैविंग लंग डिजीज़, तो हमें उसे बोलना चाहिए कि आप स्मोकिंग धीरे धीरे करके रिड्यूस कीजिए या आप बंद कर दीजिए, ठीक है। सो ये मॉडिफाइबल फैक्टर है। पर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होता है आर एज, सेक्स, रेस, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर्स। अगर किसी को जेनेटिक्स में ही है ये चीज़, अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है, अगर किसी को कैंसर है और उसकी जनरेशन में रन करता था, सो वो मॉडिफाइबल नहीं है, वो आएगा एक टाइम पे, ठीक है, वो आ सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, टॉपिक के अंडर जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आता है उसके बारे में, ठीक है। So next topic that we have to discuss is natural history of disease, which is much more interesting. But we'll upload another video for it क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है एंड आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन टाइम रील्स देख देख के बहुत रिड्यूस हो गया है, तो 24 मिनट्स में ही बच्चे बोर हो जाते हैं। So we'll try to make another short video for this natural history of disease. Stay tuned and keep watching. If you have any doubts, comment it below and do like, share and subscribe. Also share it with your colleagues who find it difficult to study these topics, and all the best for your exams. Do like, share and subscribe.